नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से हमारे सहयोगी परिमल कुमार भी मेरे साथ बने हुए हैं। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मनरेगा घोटाला मामले में कल ही ईडी की टीम ने पूजा सिंघल से पूछताछ की थी और अब तक की छापेमारी में आपको बता दें कि इस मामले में 20 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। और इस मामले में अब तक पूजा के पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह से ईडी की टीम ने लगातार कई दिनों से पूछताछ की है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर कल आएगा फैसला। बनारस की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और गौरी श्रृंगार को लेकर बहस चली और इसमें ज्ञानवापी मस्जिद और बैरिकेडिंग के अंदर किए जा रहे सर्वे करने के हिंदू पक्ष की नई याचिका पर सुनवाई हुई। उसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी। अदालत ने आज फैसला सुरक्षित रखा। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में आज भी बहस हुई। आज के दिन मुकर्रर किया गया था। हमारे साथ अभय नाथ यादव जी हैं, उनसे जानेंगे, मस्जिद पक्ष के वकील हैं। आज क्या हुआ? आप लोगों ने जो एक हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन आज का ही समय दिया, जो उन्होंने एक प्रेस वाली जो भी कोर्ट ने समय दिया था आज का, उस पर मैंने अपनी आपत्ति दाखिल करते हुए पूरे प्रकरण पर आज बहस पूरी कर ली गई है। माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश सुरक्षित रखा है। कल आदेश आ जाए उसके बाद आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दो चीजें थे, एक तो कोर्ट कमिश्नर वाले पर भी आपने आर्गूमेंट किया कि इनको बदला जाए, और दूसरा फ्रेश अपील मस्जिद के अंदर जाने वाले मामले पर, दोनों के उस पर मैंने बहस कर दिया है। दोनों पे बहस हो गई। बिल्कुल बहस हो तो जो आएगा वो मामला दोनों पर आएगा। दोनों पर आएगा कल। तो अब कब तक आएगा ये नहीं, अब इसके आगे फर्दर कल आएगा। कल डेट लगाया कोर्ट ने, जब कोर्ट अपनी सुविधा के अनुसार आर्डर पास करेगी। तो मतलब अब आर्डर सुरक्षित हो गया है, बहस पूरी हो चुकी है, अब कल आएगा। तो कल क्या आदेश देता है ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को हिटलर शाही बताते हुए कहा कि जो भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलेगा उनका या तो घर तोड़ दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। देखिए उनसे खास बातचीत। एमसी का एक फिर से नोटिस आ गया कि अवैध निर्माण आपने किया हुआ फ्लैट में। आपको बताने की जरूरत है कि क्यों दिया है। उद्धव ठाकरे के विरोध में जो बात करेगा उनके घर भी तोड़े जाएंगे, उनको जेल में भी डाला जाएगा, उन पे देशद्रोह भी लगाया जाएगा। इस तरीके से काम श्रूड बुद्धि का हिटलर शाही से उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं। लड़ाई तो लड़ेंगे। हनुमान चालीसा दिल्ली में भी करने जा रही हैं, आप पढ़ने जा रही हैं? जिस तारीख को मैंने ठहराया है 14 मई में कि हम हनुमान संकट मोचन के मंदिर जाके आरती करेंगे, क्योंकि उसी दिन मुंबई में हमारे जो संकट आई हुई एक नाम है उद्धव ठाकरे जी, वो बीएनसी के इसमें प्रचार के इसमें बहुत बड़ी सभा लेने वाले हैं। तो वो संकट जल्द से जल्द दूर हो हमारे महाराष्ट्र से, इसके लिए मैं आरती करने जा रही हूँ। आप ये भी करें कि उद्धव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अगर चुनाव लड़ते हैं तो? हाँ, लड़ना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी पद के लिए काम नहीं किया, उन्होंने लोगों के लिए काम किया। और उद्धव ठाकरे टोटली ऑपोजिट करते हैं। वो खुद के लिए काम करते हैं, खुद के पद के लिए काम करते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं बस, और खुद के परिवार के लिए करते हैं, ना ही वो शिव सैनिकों के लिए काम करते हैं। और लड़के देखें तो उनके विरोध में लड़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। देखिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी है। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना है, तो दूसरे जज ने कहा है कि कानून में इसे बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। कोर्ट ने 2 निर्णय दिए हैं। पहले निर्णय में जस्टिस शक्धर ने बोला है कि ये जो प्रावधान है ये असंवैधानिक है। 14 के तहत, 15 के तहत, 19 के तहत और 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जल्द, हम देखेंगे, वहाँ भी एक लंबी लड़ाई होगी। आप देखते रहें, आप लगे रहें हमारे साथ। दिल्ली हाई कोर्ट में सबसे पहले 2015 में याचिका दर्ज हुई। मुकदमे में आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। बलात्कार की धारा 375(2) के मुताबिक पति जबरदस्ती पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता। याचिका के विरोध में पुरुष संगठन भी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दलील दी थी कि अगर धारा 375 के अपवाद 2 को रद्द किया गया तो इसका व्यापक दुरुपयोग होगा।
पति पत्नी के बीच मनमुटाव या पारिवारिक तनाव के मामलों में भी पति पर रेप का केस दर्ज करवा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस मामले में अलग अलग मौकों पर अलग अलग रुख अपनाया। 2016 में केंद्र ने कहा कि अगर वैवाहिक जीवन में बने संबंध को बलात्कार न मानने की धारा को रद्द किया गया तो इसके व्यापक दुष्परिणाम होंगे, लेकिन लिखित में कोर्ट में अब तक केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया। बहुत दिनों बाद कोर्ट से किसी मामले पर स्प्लिट यानी बटा हुआ आदेश आया है। बहुत सारे इस मामले में हाई कोर्ट्स में पिटीशन फाइल हो गई हैं, यानी अलग अलग हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे। इससे अच्छा है कि अब मैरिटल रेप यानी अगर पति पत्नी से ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाता है, इसे अपराध माना जाए या ना माना जाए, इसको लेकर के फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, जिसका फैसला पूरे देश में मान्य हो। सहयोगी संजय कौशिक के साथ दिल्ली हाई कोर्ट से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ी गेहूं की पूछ। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस दफ्तर पर रॉकेट लॉन्चर से जो हमला हुआ था, उस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पंजाब पुलिस इस मामले में लगातार दबिश दे रही है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है जिसने 2 हमलावरों को शरण दी थी अपने घर पर। निशान सिंह नाम है इसका। पंजाब के फरीदकोट से हिरासत में लिया गया है। पूछताछ उससे जारी है। उस पर पहले से ही कुछ मामले दर्ज हैं। इसके अलावा पंजाब के अलग अलग इलाकों से 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पंजाब पुलिस जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा करेगी। इंटेलिजेंस दफ्तर में सोमवार को हमला हुआ था। ये हमला आरपीजी यानी कि रॉकेट चालित ग्रेनेड से हुआ था, जिसके बाद इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये देखिए, जो फुटेज आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर का और उस वक्त का या उस समय का जब वहां पर धमाका हुआ। लेकिन जिस एंगल से आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, इसमें आपको चलती हुई गाड़ी या प्रोजेक्टाइल या आरपीजी जो लगा है, सिर्फ उसकी रोशनी दिख रही होगी। तो ये साफ दिख रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है ब्लास्ट डैमेज साइड जो है, जो खिड़की और दीवार पे जहां पर आरपीजी लगा था, उसके ऑपोजिट साइड से ली गई है या दूसरे तरफ के सीसीटीवी में आई है। और जहां तक पुलिस और इंक्वायरी जो हो रही है इस पूरे मामले में, उसमें यही पता चला है कि करीब 20 या उससे ज़्यादा भी लोगों को कल से हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें से एक शख्स निशान सिंह भी है, जिसको फरीदकोट से फरीदकोट पुलिस ने उठाया है। वो तरन तारण जिले का रहने वाला है। उस पर आर्म्स एक्ट और दूसरे डकैती वगैरह के मामले भी दर्ज हैं। जेल में भी रह चुका है और जेल में रहते हुए ही उसकी नज़दीकियां आतंकी संगठन के लोगों या उसके आरोप में जो लोग जेल में थे उनसे नज़दीकियां बढ़ी। रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के कुछ दूरी पर से, क्योंकि करीब 80 मीटर या उससे उसी दूरी से, उसी डिस्टेंस से ये आरपीजी चलाया गया था। इसके अलावा जो है पुलिस रविंदर सिंह रिंदा नाम के उस आतंकी के ऊपर भी उसको मास्टरमाइंड समझ रही है, जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बैठा यह आतंकवादी रविंदर सिंह रिंदा पंजाब के कई आतंकी मामलों में इसको मास्टरमाइंड माना जाता है। ये मॉडस ऑपरेंडाई क्या है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपके इंडियन हैंडलर यहाँ पर कुछ गलीबल लोगों या जो कह सकते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, या इस तरह से लोगों को लालच देकर ऐसी आतंकी घटनाएं करवाते हैं। तो इस मामले में भी पंजाब पुलिस को लगता है कि रिंदा का ही हाथ है। दूसरी सबसे अहम बात है कि जब से अमरिंदर सिंह की सरकार रही है पंजाब में, उस वक्त से अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी कई बार ये बात बताई थी कि पंजाब में आए दिन ड्रोन और वैसे मैनुअली कई हथियार जो हैं सरहद के उस पार से इस तरफ भेजे जाते हैं। तो हथियार हों, विस्फोटक हों, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है पंजाब पुलिस के लिए कि आगे भी पता लगाते रहें कि इसके अलावा कहीं किसी के पास आरपीजी या इस तरह के हथियार तो नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से गेहूं की कम आपूर्ति है और इसने मध्य प्रदेश के गेहूं की पूछ बढ़ा दी है। राज्य के पास 130 लाख मीट्रिक टन की जरूरत से 5 गुना ज्यादा है। ऐसे में इस बार सरकारी खरीद 30% से नीचे है। किसान भी कारोबारियों को गेहूं बेचने से ज्यादा खुश हैं, क्योंकि मंडियों से उसे 2015 रुपये एमएसपी के मुकाबले कारोबारियों से 24 से 2500 प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है।
रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के किसानों को हो रहा है। ये भोपाल की करौंद मंडी है और आप देख सकते हैं कि अभी जो यहाँ पर गेहूं की नीलामी हो रही है वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कहीं ऊपर 50-100 रुपये ऊपर ही बिक रहा है। इस बार शरबती की डिमांड बहुत ज़्यादा और वो लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये बिक रही है। पिछले बार मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि जो पूरे सीज़न में लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात हुआ था और इस बार अकेले अप्रैल में इसका 2 गुना निर्यात हो चुका है, जबकि 2 महीने और बचे हुए हैं। और यही वजह है कि किसानों के खेत से उनकी फसल उठ रही है। इसलिए करौंद मंडी में इस वक्त जो पिछले कई सालों में हम देखते थे भयानक भीड़ होती थी, इस बार कुछ ट्रॉलियाँ कम ज़रूर दिख रही हैं क्योंकि खेतों से ही उनको अच्छी कीमत मिल रही है। और यहाँ पर भी जो नीलामी हो रही है आप देखेंगे कि उसमें 150 रुपये ज़्यादा ही मिल रहे हैं और जो शरबती वगैरह जो प्रीमियम गेहूं है मध्य प्रदेश का उसकी कीमत 3,500-4 हज़ार रुपये जा रही है। यहाँ नीलामी में ट्रॉलियाँ भरी पड़ी हैं किसानों की और वो एक एक करके उसकी नीलामी हो रही है और किसानों के चेहरे यहाँ पर इस बार खिले हुए वही बता रहे हैं कि इस बार इस सीज़न में गेहूँ से उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि नीलामी के वक्त उनके चेहरे मुरझाए रहते थे, कभी नमी कभी बाकी चीज़ों का हवाला देकर खरीदी में उनको MSP से कम कीमत ही मिलती थी। लेकिन इस बार मंडी में और खेतों में तो उससे भी ज़्यादा और मंडियों में आने पर भी MSP पर या उससे ज़्यादा पर ही उनकी गेहूं की खरीदी हो रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और मानसून की दस्तक से पहले मुंबई के 337 इमारतों को BMC ने रहने के लिए खतरनाक बताया है। वहां पर नोटिस चिपका दिया गया है। C1 के श्रेणी के में उनको चिन्हित किया गया है। इसका मतलब यह होता है कि वो बिल्डिंग रहने के लिए ख़तरनाक है और तोड़क कार्रवाई होगी। उससे पहले वहाँ पे जो रहवासी हैं उनको वहाँ से निकलने के लिए वक्त दिया जाता है कि वो समय पर खाली करें। लेकिन जितनी इमारतों में ये नोटिस चिपकाया गया है उनमें से कई ऐसी इमारतें हैं जहाँ से परिवार निकलने को राज़ी नहीं है क्योंकि कहीं उनके पास जाने की जगह नहीं है, कोई ख़ास व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी शिकायत उनकी तरफ से हो रही है। तो कई परिवार निकलने को तैयार नहीं हैं, कई मजबूरियां उनके सामने हैं। BMC ने पूरे शहर में उन जर्जर इमारतों की पहचान की है जिनकी हालत खस्ता है। मानसून से पहले सर्वेक्षण में 337 जर्जर इमारतें पाई गई हैं जहां ये नोटिस भेजा गया है। तो हर बारिश में मुंबई में हादसे और BMC पर उंगली उठना आम है, पर कोविड और महंगाई के बीच में ऐसे मजबूर परिवार हैं जो नहीं निकल सकते अपनी इमारत को छोड़कर, और उनके लिए समस्या का हल निकालना भी BMC के लिए बड़ी चुनौती है। देश प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुंबई से पूजा भारद्वाज और दिल्ली से परिमल कुमार को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।